ठीक है, तो गुप्तकालीन समाज के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, गुप्तकालीन समाज की अगर बात की जाए तो गुप्तकालीन समाज जो है वो परंपरागत रूप से कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। 4 वर्ण होते हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर देखा जाए तो चारों वर्णों को जो है अलग अलग तरीके से इन्हें न्यायिक अधिकार मिले हुए थे। इनको दंड का प्रावधान भी अलग अलग था क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे ये। अगर देखा जाए तो इस समय गुप्त काल में आते आते चारों वर्णों में समाज प्रॉपर तरीके से विभक्त हो चुका था। न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था वर्ण भेद पर आधारित थी, यानी कि जिसका जो वर्ण होगा उसके आधार पर ही उसे न्याय मिलेगा और उसे दंड मिलेगा। नारद स्मृति में चोरी करने पर ब्राह्मण को अपराध का सबसे अधिक और शूद्र को सबसे कम दोषी माना जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने वो देखा था। फिर भी परंपरागत वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई क्योंकि इस काल में आकर हमें चारों वर्णों के शासकों के बारे में चर्चा मिलती है। साथ ही ब्राह्मण एवं क्षत्रिय भी अपना अपना व्यवसाय बदलने लगे। हमने देखा था वर्ण सिस्टम टूट रहा था पिछली क्लास में। गुप्त काल में वैश्यों का कार्य जो होता था वो होता था आर्थिक नीतियों का पालन करना। यानी क्या होता था? इकोनॉमिकल रूप से जो भी कार्य होते थे वो कौन चलाता था? वैश्य कैटेगरी के लोग चलाते थे, यानी आर्थिक नीतियों का संचालन करते थे। परंतु उनकी स्थिति समाज में किसके समकक्ष आ चुकी थी? शूद्रों से। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि इसका कारण था कि वैश्यों ने अध्ययन और यज्ञ करने से विरत हो गए। अब वो यज्ञ नहीं करते थे, अध्ययन नहीं करते थे, शूद्रों के समकक्ष आ गए। दूसरा, शूद्रों को भी कृषि और शिल्प जैसे कार्यों में लगा दिया गया जिससे उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई और उनका स्तर वैश्यों के स्तर के लगभग समान हो गया। सिंपल सा चेंजेस हो रहे हैं, ये समझ में आई बात? गुप्त काल में हमें एक वर्ण के बारे में जानकारी मिलती है और उस वर्ण का नाम है कायस्थ। कौन सा वर्ण है? कायस्थ। कायस्थ एक वर्ण के रूप में हमें सबसे पहले दिखाई देता है। कायस्थों की अगर बात की जाए तो आगे चलकर ये एक जाति के रूप में स्थापित हो गई। किसके रूप में स्थापित हो गई? एक जाति के रूप में। कायस्थों का वर्णन हम आने वाले समय में देखने को मिलते हैं, लेकिन कायस्थों की पहली बार चर्चा याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलती है। कायस्थ वो वर्ग होता था जो कि एक प्रकार से लिखा पढ़ी का काम किया करता था, अकाउंटिंग का काम किया करता था। ये कायस्थ नगरों में होते थे जो कि उस राज्य के रेवेन्यू के कलेक्ट करने के बाद उसे एक व्यवस्थित रूप से लिखा करते थे। राज्य की कितनी आमदनी हुई और कितनी आमदनी जो है खर्च की गई है। ठीक। कायस्थ वर्ण जो वर्ग था, ये वर्ग आगे जाकर एक कास्ट के रूप में, एक जाति के रूप में तब्दील हो गया। जो कोई भी कायस्थ होगा वो समझ गया होगा कि वो क्या थे। ठीक है, कायस्थ है तुम में से कोई? कायस्थ मतलब ऐसा वर्ण जैसे खरे, सक्सेना, श्रीवास्तव, ये सब काय में आते हैं? कायस्थ समुदाय में आते हैं। क्लियर है? सरनेम तो सुने होंगे ना, जैसे राज नाम तो सुना होगा। ठीक वैसे ही तो याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें सबसे पहले कौन से वर्ण की चर्चा मिलती है या जाति की चर्चा मिलती है? कायस्थ जाति की चर्चा मिलती है। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गुप्त काल में एक और चीज हुई समाज में। क्या हुई? इस समय समाज में अछूतों की संख्या में वृद्धि हो गई। किसकी संख्या में वृद्धि हो गई? अछूतों की संख्या में। खास तौर पर चांडाल। चांडाल के बारे में बताने वाला विदेशी यात्री कौन था? फायान, जो बताता था कि चांडाल शहर में जब चलते थे तो नगर में घुसते समय या बाजार में घुसते समय या जब वो अंदर प्रवेश करते थे तो चांडाल लकड़ी पीटते हुए चलते थे, जिससे ये पता चल जाए कि चांडाल आ रहा है। लोग अपने अपने घरों में छुप जाएं, क्योंकि अगर चांडाल की परछाई पड़ गई तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और चांडाल के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, चांडाल ब्राह्मण, महिला और शूद्र पुरुष से उत्पन्न हुई संतानें होती थी। ठीक है, जो सबसे निकृष्ट जाति मानी जाती थी।
क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। दास होते थे, हम पहले भी देख चुके हैं, मौर्य काल में भी कौटिल्य ने दासों के प्रकार के बारे में बताया है। नारद और विज्ञानेश्वर में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि एक टाइप के नहीं, भारत में कई प्रकार के दास होते थे। यूनान में अगर हम बात करें तो यूनान में दासों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए पाला जाता था, उन्हें एक दूसरे से युद्ध कराए जाते थे जिससे वो अपना मनोरंजन कर सके। हमारे यहाँ जो दास होते थे, हम उनसे आपस में लड़ाई नहीं करवाते थे, युद्ध नहीं कराते थे, बल्कि घर के कार्यों में लगाया जाता था। खेतों में लगा देते थे, घर के झाड़ू पोछों में लगा देते थे, बर्तन धोने में लगा देते थे, ठीक है ना। तो कई बार बीवियों को लोग दास समझ लेते थे, लेकिन बीवियां होती थी, बर्तन धो रही ना बीवी, तो लोग समझते थे दास होगी, दास थी, वाइफ थी, अंदर जाके फिर चिमटे से सिकाई कर देती थी वो। तो अगर देखा जाए तो दास व्यवस्था इस समय थी, और कई प्रकार के दास होते थे। कई विदेशी तो भारत में दास सिस्टम को समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि हम दासों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए। दूसरी बात अगर की जाए तो इस समय दासों को भी मुक्त होने के अनुष्ठान बताए गए हैं। दास अगर चाहें तो मुक्त हो सकते थे। इसके लिए नारद और बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय में यह बताया गया है कि किस तरीके से उन्हें मुक्त किया जा सकता है। कुछ बौद्ध धर्मों के बुद्ध निकाय में, यह दीर्घ निकाय में बताया गया कि उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। नारद स्मृति में भी शूद्रों को, दासों को मुक्त करने का प्रावधान दिया गया है। क्लियर है? सामंतवाद, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सामंतवाद जो है वो एक सिस्टम के रूप में स्थापित हुआ। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमें सातवाहन काल में दिखाई देने लगेगी, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस समय सामंतवादी व्यवस्था गुप्तोत्तर काल में आते आते, यानी गुप्त काल के बाद के काल में आते आते प्रॉपर तरीके से विस्थापित हो गई। स्थापित होने के कारण ये अलग अलग जगह पे अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर खड़े होने लगे, और इस तरह गुप्त काल में दास प्रथा जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कमजोर इसलिए पड़ने लगी क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था के तहत जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें भी स्थान दिया जाने लगा, और दास प्रथा कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो देखो फैक्चुअल चीजों की बात करें तो फैक्ट तो तुम एमसीक्यू लगा के कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। समझ गए? जिसमें उलझने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फैक्ट आया नहीं आया काम खत्म, याद होगा तो कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। लेकिन जहां कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। समझ गए? लोग फैक्चुअल करेंगे, हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे, जिससे चीजों को और बारीकी से किया जा सके। अब हम महिलाओं की बात करते हैं गुप्त काल में। इरशाद चाहूंगा आप लोगों का। गुप्त काल की अगर बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में ही महिलाओं की स्थिति ऊंची हुई थी, लेकिन उसके बाद जो गिरना चालू हुई तो वो गिरती ही चली जाएगी और महिलाएं ऊपर नहीं उठ पाएंगी। गुप्त काल में भी महिलाओं की स्थिति हमेशा डाउनफॉल रही। स्त्रियों के साथ अब उपनयन संस्कार बंद कर दिए गए। उपनयन संस्कार यानी कि उन्हें अब शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि सबका प्रचलन बढ़ गया। अब खुले आम होने लगी ये सभी प्रथाएं। महिलाएं पति के मरने के बाद सती होने लगी, और सती होना एक प्रकार से सौभाग्यशाली महिलाओं को ही मिलने लगा। और इस तरह, क्योंकि एक पुरुष की कई पत्नियां होती थी, सारी पत्नी सती नहीं हो सकती थी, कोई एक पत्नी सती हो सकती थी, इसलिए यह सौभाग्यशाली माना गया। और ये सती होने वाली महिला आने वाले समय में देवी के रूप में पूजी जाने लगी। और इस तरह अलग अलग कुल की महिलाओं ने जब अपनी पति की मृत्यु के बाद सती होने लगी तो वो उस कुल की देवी के रूप में पूजी गई, और इस तरह महिला को देवी का रूप दे दिया गया। मार डालो फिर देवी बना दो उसको। समझ गए?
तो विधवा विवाह होने लगे, बाल विवाह और चरम पर होने लगे। अब महिलाओं के विवाह की उम्र 9 10 साल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि युद्ध अब सर्वोपरि हो गया। राज्य अपने राज्य का एम्पायर बढ़ाने के लिए एक राज्य पर आक्रमण करेगा, जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी, और इस विशाल सेना के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या की आवश्यकता होगी। इसलिए कम उम्र में विवाह करके अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न की जाएंगी, जिससे वो इसकी पूर्ति करेंगी। इसलिए बाल विवाह होने का मेन कारण था अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न करना। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पर्दा प्रथा। विदेशी आ चुके थे भारत में, शक, कुषाण, पार्थियन जैसे हमने लोगों ने विदेशियों के बारे में सुना। ये जो विदेशी आते थे भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे, भारतीय महिलाओं से विवाह करके ये फिर अपने कुल को बढ़ाते थे। यानी भारत की महिलाएं जो थी वो विदेशियों से जो है संतानें उत्पन्न करती थी। इसलिए भारत में महिलाओं को इस तरीके से बचाने के लिए पर्दा सिस्टम लाया गया। इसलिए महिलाओं को पर्दे में रखा जाएगा। समझ गए? पर्दा सिस्टम। मुसलमानों में भी बुर्का सिस्टम इसलिए आया है कि उनकी महिलाओं पर नजर ना डाली जा सके, जिससे युद्ध जब होते थे तो युद्ध में एक कस्बे के लोग दूसरे कस्बे पे या एक राज्य के लोग दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे। जो महिला और बच्चे पकड़े जाते थे उनको या तो बेच दिया जाता था या फिर उनकी नीलामी कर दी जाती थी, या फिर लोग अपने जो हरम होते थे उनमें ले जाया करते थे। समझ गए बात को? तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमें बुर्का सिस्टम हो या पर्दा सिस्टम हो, ये विदेशियों के आने के कारण रहने वाले भारत की महिलाओं को बचाने के लिए किया गया। क्लियर है? सती प्रथा होने लगी, एंजॉयमेंट के रूप में लोग भैया सती करने लगे। ढोल नगाड़े बजा बजा के महिलाओं को सती कराने ले जाते। बेचारी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, मान लो कोई एक बालिका के रूप में होगी, उसको नशीला पदार्थ दिया जाता था, खाने में मिला दिया जाता था, जिससे उस लड़की की सद्बुद्धि सब समाप्त हो जाती थी। फिर लड़की को तैयार किया जाता था दुल्हन के रूप में, और ढोल नगाड़े बजा बजा के उसकी अर्थी निकाली जाती थी, और अर्थी में वो महिला भी चलती थी। अब महिला को सोच समझ है ही नहीं कि कहां जा रही है वो, क्योंकि उसको नशे की हालत में रखा गया है। अब वो भी जा रही है अपने उससे। अब चिता जलाई गई, उस चिता पर उस व्यक्ति को रखा गया। व्यक्ति को रखने के बाद उस महिला को बिठा दिया गया उसके ऊपर। तो महिला को लगेगा भैया मेरा पति मर गया, तो वो उस गम में बैठी हुई है। फिर नीचे से लगा देंगे वो आग, आग लगा देंगे तो जैसी लकड़ियों में आग लगेगी महिला को जलन होने लगेगी। जब जलन होने लगेगी, जब तक उसको पता लगेगा कि मुझे जिंदा जला रहे हैं, वो चिल्लाएगी। लेकिन जब जलाया जाता था तो लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, जिससे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई ना दे। वरना किसी का हृदय परिवर्तित हो गया और कोई सनी देओल बन गया तो वो उस चिता में से वो लड़की बचा लाएगा। तो कोई सनी देओल ना बन जाए, इसलिए वो ढोल नगाड़े बजाते थे। दूसरा, अगर महिला उस आग से कूदना चाहे तो आसपास लटेत खड़े होते थे, वो डंडा मार मार के उसे आग में वापस गिरा देते थे। समझ गए भाई? सिस्टम अलग है, कोई खुशी खुशी होता वो बात अलग है, लेकिन हर कोई तो खुशी से नहीं होगा ना। अब पता लगा 80 साल के किसी बड़े राजा महाराजा से विवाह कर दिया गया, अब वो राजा महाराजा मरने की कगार पे खड़ा है। एक 9 साल की लड़की का विवाह कर दिया उससे बेचारे से। पता लगा कि आज नहीं तो 4 दिन बाद तो भैया का तो फाइल क्लोज होने ही वाली है, और जैसी 4 दिन बाद उसकी फाइल क्लोज हुई, वो बेचारी बच्ची जिसको समझ में नहीं आया, वो समझ ही नहीं पाएगी वो उसका पति है। वो तो दादा दादा समझ रही थी उसको। समझ गए? वो तो क्या समझ थी, दादाजी हैं। जब तक उसको पता चला कि अच्छा ये मेरा पति है, तब तक तो वो टपक ही जाता था और बेचारी को जिंदा जला दिया जाता था। समझ गए बात को? है? तो और क्या करेंगे? ठीक है, ये सिस्टम भी था इस समय। दूसरा, गुप्तकालीन समाज में विधवाओं की स्थिति को भी निर्धारित किया गया। विधवाओं को हमेशा कैसे वस्त्र धारण करने होंगे? श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे, और जीवन भर किसका पालन करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करेगी वो महिला जीवन भर, यानी वो विवाह नहीं कर पाएगी। दूसरा, फायान और हैंसवांग पर्दा प्रथा की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं बताते कि इस समय पर्दा सिस्टम होता था। लेकिन कालिदास की एक पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एक नाटक है
फेमस नाटक है, उसमें एक शब्द मिलता है अवगुंठन, और अवगुंठन का मतलब है पर्दा प्रथा, पर्दे में रखी गई महिला। तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में पर्दा प्रथा को क्या कहा गया है? अवगुंठन। क्लियर है? समझ में आई बात? आगे चलकर हमें अभिज्ञान शकुंतलम में अनुसुईया के बारे में जानकारी मिलती है, और अनुसुईया कोई और नहीं बल्कि जो है अनुसुईया इतिहास की एक ज्ञाता के रूप में जानी जाती है, एक महिला, ज्ञानी महिला जानी जाती है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी स्त्री को कवित्री के बारे में बताया गया है कि इस समय महिलाएं भी कविताओं की रचना किया करती थी। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकारों में इस समय परिवर्तन आ गया, महिलाओं को प्रॉपर्टी जो मिलती थी उसके अधिकारों में भी परिवर्तन आया। खास तौर पर याज्ञवल्क्य के स्मृति में यह बताया गया है कि पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है, यानी पत्नी भी पति की संपत्ति की अधिकारी होगी, आज होती है। ठीक है, कुल मिलाकर गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को अगर हम देखें तो ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि वो दयनीय स्थिति में ही बनी रहेगी। तो महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की अगर बात की जाए तो भले ही पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकारी माना गया हो, लेकिन पत्नी का दर्जा जीवन भर या तो पति के ऊपर, पति के जाने के बाद पुत्र के ऊपर निर्भर हो जाता था। उन्हें संपत्ति का अधिकारी कहते तो थे पर मानते नहीं थे। समझ गए? तो जीवन भर महिला किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहेगी। किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? पुरुषों के ऊपर, क्योंकि उनकी तो मर्जी कुछ है ही नहीं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अब हम बात करते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो इस समय गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य पहलू था विदेशी व्यापार, क्योंकि विदेशी व्यापार मेन होता था। मुद्रा की अगर बात की जाए तो इस समय अर्थव्यवस्था जो थी वो इसी इकोनॉमी पर बेस थी। विदेशी व्यापार होने लगा, मुद्रा यानी कि सोना चांदी भारत में आता था, और जो है इस समय बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि इस समय इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन ये मौर्योत्तर काल जैसा नहीं हुआ जैसा शक और कुषाणों के समय किया गया। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य पहलू विदेशी व्यापार या मुद्रा अर्थव्यवस्था का ज्यादा बढ़ना नहीं रहा। कई लोग गुप्त काल को गोल्डन पीरियड के रूप में मानते हैं, लेकिन गोल्डन पीरियड को लोग ये समझते हैं कि बहुत सारा इकोनॉमिकल पावर रहा होगा, बहुत सारी सोने चांदी की मुद्राएं यहां रही होंगी, इकोनॉमिकल रूप से बहुत पावरफुल रहा होगा। नहीं, गोल्डन पीरियड गुप्त काल को माना जाता है उसके लिटरेचर और उस समय होने वाले कई साइंस के नए जो हैं खोजों की वजह से। इस समय गुप्त काल में इकोनॉमी उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि मौर्योत्तर काल में थी, इसलिए आर्थिक व्यवस्था का मुख्य पहलू विदेशी व्यापार या मुद्रा अर्थव्यवस्था का उदय नहीं है, बल्कि भूमि व्यवस्था में आंशिक रूप से सामंतवादी पहलू का आ जाना है। सामंतवादी व्यवस्था समझ गए? राजा के कमजोर होने पर जो अलग अलग क्षेत्र में जो सामंत अपॉइंट किए गए हैं वो अलग अलग भूमि के मालिक होते थे, और इनका राजा के कमजोर होने पर प्रभाव बढ़ जाता था। मैं राजा हूं, मैंने तुम सबको आसपास का एरिया दे रखा है, मैं कमजोर पड़ा तो तुम अपने आप को क्या कर लोगे? इंडिपेंडेंट कर लोगे, और तुम सब राजा बन जाओगे अपने अपने एरिया। तो सामंतवादी पहलू बढ़ने लगा, उत्पादन की स्थानीय इकाइयों का उदय होने लगा, गांव आत्मनिर्भर हो गए, खुद अपनी बनाई हुई चीजों का प्रयोग वो करने लगे, नगरों पर डिपेंडेंसी खत्म होने लगी। सातवाहन काल में आके ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान दिया गया, और हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से पहली बार हमें ब्राह्मणों को भूमि दान देने के बारे में पता चलता है। बताया था मैंने मौर्योत्तर काल में, ठीक है। तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि अनुदान प्रथा के रूप में जो स्थापित थी सातवाहन काल में,
गुप्त काल में आकर ये एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। अब ब्राह्मणों को दिल खोल के दान दिया जाने लगा, गुप्तों को दिल खोल के दान दिया जाने लगा। इस अनुदान में पूरा का पूरा गांव ही दान में दे दिया जाता था। क्या किया जाता था? पूरा का पूरा गांव दे देते थे। लो भैया, एक श्लोक बोला ब्राह्मण ने और राजा खुशी के मारे दान ग्रहण कर देगा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ऊपर है, इसलिए पहला अधिकारी ब्राह्मण ही माना जाएगा। ठीक, ऐसा गांव जो पूरा का पूरा दान में दे दिया गया है, उसको कहते थे अग्रहार भूमि। याद हो, बताया था मैंने पहले, अनुदान में दी गई भूमि को अग्रहारिक कहा जाता था। याद है कल की क्लास? अग्रहारिक और अग्रहारिक यानी कि अनुदान में दी गई भूमि, और इस तरह पूरा का पूरा गांव क्या कहलाता था? अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था? समझ गए लेडीज एंड जेंटलमैन? गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था भूमि पर आधारित होती थी। किस पर आधारित होती थी? भूमि पर आधारित होती थी। राजा भूमि का स्वामी होगा, होगा ही भैया, कोई रोक सकता है क्या राजा को? नहीं रोक सकता, भूमि का स्वामी होगा। परंतु इस समय भूमि की खरीद बिक्री भी हो जाती थी, लोग खरीदते भी थे, बेचते थे। आजकल तो बहुत ज्यादा भैया, जिसके पास जितनी भूमि वो उतना अमीर है। समझ गए ना? यानी आजकल स्टेटस अगर किसी का मजबूत है तो वो उसके पास कितनी लैंड है वो डिपेंड करता है। करता ही नहीं करता? इतनी एकड़ भूमि है, फलाना इतनी एकड़ जमीन है, इतने मकान है, इतनी जमीन पड़ी हुई है, तब वही है। गुप्त काल में भूमि को कई प्रकार के रूप में बताया गया है, ध्यान देना। क्षेत्र, ऐसी भूमि जो खेती के लिए प्रयोग की जाती हो उसको क्षेत्र भूमि कहते थे। ठीक है, क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु, ऐसी भूमि जहां पर वास किया जाता था, लोग बसते थे, वास भूमि। सील, जो भूमि जोती ना जाती हो, ऐसी भूमि को जोता नहीं जाता। ठीक है, कृषि नहीं होती। और अपरहत, ऐसी भूमि जो कि जोती नहीं गई है और जंगली है। क्षेत्र, खेती वाली। वास्तु, बसने वाली। सील, ना जोतने वाली। अपरहत, जंगल की भूमि। समझ में आई बात? क्लियर है? देवमात्रक, वर्षा के द्वारा सिंचाई की गई भूमि को देवमात्रक। अदेवमात्रक, जो बिना वर्षा के द्वारा सिंचित की गई हो, यानी जहां पर नहरें बनाई गई हो, केनालें बनाई गई हो, उनके द्वारा सिंचाई होती हो। नदी मात्रक, नदी के द्वारा की गई हो। और अग्रहार तो मैंने बता ही दिया तुम लोगों को, ब्राह्मणों को दी गई भूमि। तो गुप्त काल में इस तरह की भूमियों का हमें वर्णन देखने को मिलेगा। गुप्त काल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात की जाए तो राजा भूमि का मालिक होता था। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ये मालिक है हमारे राजा। शासन अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इनकम जनरेट करेगा। ये इनकम का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी लैंड रेवेन्यू होगा, भू राजस्व होगा, जो कितना होगा? 1/6 से लेके 1/4 के बीच में होगा। कुछ भी रख सकते थे, मेन रूप से 1/6 चलता था पहले। ठीक है, अब राजा 1/6 से 1/4 के बीच में कुछ भी रख सकता था। जो टैक्स होता था उस टैक्स को भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था टैक्स को? भाग। अब उदंग नामक भी एक कर लिया जाता था जो स्थानीय काश्तकारों पर लगाया जाता था। जो कार्य करने वाले होते थे वो उदंग कर देते थे। जबकि ऊपरी कर अस्थाई कृषकों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। यानी कर के भी कई प्रकार थे। कर को हम भाग कहते थे। उदंग काश्तकारों से, यानी कि जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे लिया जाता था। ऊपरी कर जो परमानेंट एग्री फार्मर नहीं है उनसे लिया जाएगा, अस्थायी किसानों से लिया जाएगा।
नगद के रूप में भी लिया जाएगा और कर जो है वो अनाज के रूप में भी लिया जाएगा। जब वो नगद के रूप में लिया जाएगा तो उसे हिरण, और जब वो अन्न के रूप में लिया जाएगा तो उसे मैं कहा जाता था। मैं क्या कहा जाता था? मैं। क्लियर है? समझ में आई बात? टैक्स को क्या कहेंगे हम? भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? टैक्स दो रूपों में लिया जाएगा, या तो नगद या फिर अन्न। नगद में लिया गया तो हिरण, अन्न के रूप में लिया गया तो मैं। दो और कर होते थे, उदंग जो काश्तकारों से, ऊपरी कर जो अस्थायी किसानों से लिया जाता था। क्लियर है? लैंड रेवेन्यू की दर कितनी? 1/6 से 1/4 के बीच में होगी। भूमि कर संग्रह करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसका नाम था ध्रुवाधिकरण। बताया था, अधिकारियों की लिस्ट बताई थी जब मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में। ध्रुवाधिकरण जो भूमि की देखरेख करेगा, भूमि कितनी है उसकी लिखा पढ़ी करेगा। ठीक है? अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए इस समय एक और होता था जो लिखा पढ़ी का काम करता था, महाछपटलिक, अकाउंटेंट हमारा। ठीक है? करनिक भी उसका साथ देगा। अकाउंटेंट के अंदर भी अकाउंटेंट होते थे ना, तो महाछपटलिक बोलेगा ए कार्निक, लिख बैठाइए। महाछपटलिक किसको बोलेगा? कार्निक को बोलेगा। समझ में आई बात? संस्कृत वर्ड है। बेगार या निशुल्क श्रम। बेगार या निशुल्क श्रम को इस समय एक चीज कही जाती थी। ये बेगार या निशुल्क क्रम होता था जिसके तहत बिना पैसा दिए किया गया कार्य। इसके तहत किसी से भी कोई भी कार्य के बदले इनकम नहीं दी जाएगी। ये फ्री लेबर है, फ्री में किया गया कार्य। इस कार्य को कहते थे बेगार। क्या कहते थे? बेगार या निशुल्क। उस समय इसको संस्कृत में बोलते थे विष्टि। ये विष्टि प्रथा थी। आगे चलकर ये बेगारी सिस्टम आएगा और आजादी के बाद भी बेगारी प्रथा बनी रहेगी। भारत सरकार इस बेगारी प्रथा को समाप्त करेगा। इसलिए अब किसी के द्वारा भी किए गए किसी भी प्रकार के कार्य के बदले उसे उस कार्य की आमदनी देनी होगी। हम किसी से फ्री में कार्य नहीं करा सकते। हाँ, मम्मी घर में लड़कियों से झाड़ू पोछा और लड़कों से बाहर का काम हम करवा सकती है। ये हमारी बेगारी सिस्टम में नहीं आएगा। तुम जाके मम्मी से बगावत नहीं कर सकते। उसके पीछे अगर तुमने बगावत कर दी तो बगावत करने पर तुम्हारे साथ शारीरिक जो है प्रताड़ना तुम्हें झेलनी पड़ सकती है, जिसके लिए मम्मी की झाड़ू या बेलन प्रयोग में लाया जा सकता है। चप्पल दूर तक का निशाना चूक करने के लिए बनाया गया उनका हथियार है, जो कि तीर धनुष के से कम नहीं है। चप्पल मारती हैं और वो भी परफेक्ट मारती हैं, लगती भी परफेक्ट है वो। समझिए ना? और झाड़ू इतना मारती हैं कि हमें बरसात में नाचने वाला मोर बना देती हैं। ठीक है ना? जब तक पापा नहीं आते तब तक हम मोर बन के घूमते रहते हैं। फिर पापा के आने का इंतजार करते हैं कि मम्मी के हाथ कब रुकेंगे, जब पापा घर में आ जाएं। पापा घर में आ गए तो मम्मी के हाथ पर रुक जाएंगे। हैं? नहीं तो पापा बचा लेते हैं ना। तब तब हाई पावर होंगी मम्मी, पर मम्मी मार नहीं पाएंगी। बस बोल सकती है, बोल लो, बचपन से सुन सुन रहे हैं, ढीठ है हम तो। समझ गए? तो भैया बलि, बलि गुप्त काल में दिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। टैक्स सिस्टम समझ में आया? गुप्त काल में कर को भाग कहा जाता था। कर दो रूप में लिया जाएगा, नकद में लिया गया तो हिरण, अनाज में लिया गया तो मैं। बलि धार्मिक कर, बेगार निशुल्क या विष्टि के रूप में किया गया कर। ठीक है? उदंग और ऊपरी कर पता ही है तुम लोगों को। क्लियर? कोई दिक्कत? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की अगर हम और बात करें तो गुप्त काल में एक हमें श्रेणी संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रेणी संगठन।
क्या है ये श्रेणी संगठन? गुप्त काल में संगठित व्यापारिक संगठनों का इस समय अस्तित्व होता था, परंतु इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि राज्य का इस समय अगर देखा जाए तो नियंत्रण कमजोर पड़ चुका था। मौर्य काल में जैसा नियंत्रण राज्य पर था, क्योंकि मौर्य एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, गुप्त एक डिसेंट्रलाइजेशन है। गुप्त काल में हमें विकेंद्रीकरण दिखता है, मौर्य काल में हमें केंद्रीकरण दिखता है। राजा सबसे ऊपर होता था मौर्य काल में, गुप्त काल में कई छोटे छोटे राजा भी दिखेंगे। तो विकेंद्रीकरण हुआ, इसलिए मौर्य काल जैसे नियंत्रण नहीं रहा। क्या पूछ रहे थे? ठीक है, इन्हें और भी अधिक स्वायत्ता मिल गई थी श्रेणियों को। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण वहां के व्यापारियों का योगदान होगा। जितना व्यापार फलेगा फूलेगा, वो राज्य उतनी तरक्की करेगा। क्यों? बाहर हम व्यापार करेंगे, वो व्यापारी, जिससे लोग व्यापारी बाहर के भी भारत में आएंगे, भारत की बनी हुई वस्तुएं बाहर जाएंगी, वहां की वस्तुएं हमारे आएंगी, ऐसे ही पैसा भी इधर उधर ट्रांसफर होगा। इसलिए आज भारत एक स्ट्रॉन्ग पावर में क्यों है? क्योंकि हमारा व्यापार स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जिनका व्यापार स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो पता ही है तुम्हें, 200 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं वहां पे, समझ गए? वहां पे सबसे लग्जरी कार आज भी मारुति 800 है पाकिस्तान में, आज भी कैसी है? मारुति 800 लग्जरी कारों में गिनी जाती है वो। और हम तो अब पता नहीं कौन कौन सी कार लेकर आ चुके हैं, समझ गए ना? वो आज भी 80 सीसी वाली हीरो होंडा चला रहे हैं। 80 सीसी 100 सीसी वो चलती है उनके यहाँ। ठीक है, तो मौर्य काल में जैसा नियंत्रण नहीं रहा, इन्हें और अधिक स्वायत्ता मिल गई। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए गए, यानी इन श्रेणियों को वो संपूर्ण अधिकार दिए गए जो अधिकार एक संस्था को दिए जाने चाहिए। ये श्रेणियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी, इन पे राज्य भी इंटरफेयर नहीं करता था। क्यों? क्योंकि राज्य ये जानता था ये श्रेणियां व्यापारिक हैं, अगर इनको इंटरफेयर किया जाएगा, इन पर ज्यादा पाबंदी लगाई जाएगी तो ये व्यापार नहीं करेंगे, इसलिए राजा इनको टैक्स में भी रिबेट दे देता था। समझ गए? श्रेणियों का अपना एक संगठन होता था, इनके अपने एक मेंबर होते थे। इन मेंबरों में होने वाले अगर विवाद हैं तो इन विवादों का निपटारा भी ये आपस में ही कर लेते थे, दौड़कर राजा के पास नहीं पहुंच जाते थे कि राजा जी हमारे ये भाई ने ऐसा कर दिया। नहीं, श्रेणियों के खुद के न्यायालय होंगे और वो अपने न्यायालय में ही इस मामले को सुलझा लेंगे, राजा के पास नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? तो ऐसी कौन सी संस्था थी जिनके खुद के न्यायिक अधिकार होते थे? व्यापारिक श्रेणियों के। इन श्रेणियों के सदस्यों को वेतन भी मिलता था, काम करने के नियम भी डिसाइड थे, इनके खुद के मानक होते थे, इनकी खुद की कीमतें होती थी और ये अपनी कीमतों का खुद निर्धारण करते थे। और प्रत्येक श्रेणी का अपना अपना एक प्रमुख होता था जो उसको कंट्रोल करता था। जैसे तेल का काम करने वाली श्रेणियां, कपड़े का काम करने वाली श्रेणियां, ठीक है, रेशम का व्यापार करने वाली, जैसे मंसूर अभिलेख में हमने देखा ऐसी कई होती थी, लोहे का व्यापार करने वाली, सोने का व्यापार करने वाली, सुनार, ऐसी बहुत सारी अपनी अपनी जगह पे होती थी। इनका एक प्रमुख होता था जिसको कहते थे सार्थ वाह। क्या कहते थे? सार्थवाह। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, थोड़ा आएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा समझ में आए। मेरा मानना है पहली बार पढ़ने पर कोई भी बालक पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका रिवीजन 10 से 15 बार ना हो जाए, तब जाके वो चीजों में परफेक्ट होगा। और परफेक्ट होने के लिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है उस टॉपिक के एमसीक्यू लगाना। आज तुमने गुप्तकाल पढ़ लिया, कल जाकर तुम उसके एमसीक्यू लगाओ। अगर तुमने एमसीक्यू लगा लिए, जो नहीं बने उसको अपने नोट्स में लिख लिए, उसका 10 बार रिवीजन कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि उसमें से कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत टॉपिक हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए हर टॉपिक के लिए अपने अलग अलग नोट्स बना लो। 1 साल की मेहनत है,
मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे। पर लेकिन जहां पे दिन रात तुमने एक कर दिए तो फिर रात तुम्हारी पप में गुजरेगी। गलत बोला क्या भाई? भाई रात तुम्हारी फिर खुशहाल गुजरेगी, काहे की टेंशन? समझ गए ना? सुबह 5 बजे वो सुबह से लेके शाम की नौकरी रहेगी, 10 से 5 6 बजे तक की नौकरी करना, उसके बाद खुलेआम मार्केट में घूमना। कौन रोक रहा है तुम्हें? घर में भी जाओगे तो 2 इज्जत मिलेगी, ससुराल में भी तुम्हें कोई पूछ पड़क सालियां आके तुम पे गुलाब फेंकेगी, ठीक है ना? इज्जत मिलेगी तुम लोगों को। आज बाहर तुम्हें कोई देखता भी नहीं है, नौकरी लगने के बाद तुम्हें घूर घूर के देखेंगे लोग। जल्दी आएगा वो, पर उस दिन के लिए तुम्हें आज का दिन अच्छा करना होगा। आज का दिन अच्छा कर लो, बाकी तो फिर 60 साल तक तुम्हें जिंदा दिल जीना है। समझ गए ना? फिर तो मैं भी सलाम ठोक के जाऊंगा, सलाम भाई। याद आया मैं वो पढ़ाता था, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, है ना? याद आया कि ना? थोड़ा हाँ वेट करो थोड़ा, मिलते हैं मिलते हैं। मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत तुम लोगों को, ठीक है? तो व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहते थे? सार्थवा कहते थे। याद रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राजा श्रेणियों का संचालन करता था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। राजा को क्या लेना देना भाई, हमारा तो व्यापार करो, हमारा राज्य वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। श्रेणियों के अपने नियम होते थे, होते ही थे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफी महत्व होता था। स्थानीय प्रशासन मतलब गांव में, कस्बों में, क्योंकि यही व्यापार करते थे ये, नगरों में रहा करते थे ये, व्यापारी लोग थे, इसलिए इनका वहां पे बहुत सम्मान था। ये वहां के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। जैसे ये लोगों को बैंक के रूप में कार्य करते थे, लोगों को पैसा उधार देते थे, बैंकिंग का काम करते थे। ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था खुद संचालित करते थे, राजा इंटरफेयर नहीं करता था। ये आपसी झगड़ों को भी स्वयं निपटा लेते थे, और प्रत्येक श्रेणी की अपनी अपनी मोहर भी होती थी, अपनी अपनी सील होती थी। तेल का व्यापार करने वालों की अलग, सोने का व्यापार करने वालों की अलग, तो ये अपनी सील से जाने जाते थे। वे सील दिखा देते, भैया अच्छा सोने का व्यापारी हो तुम, ओहो आओ आओ अंदर आओ। समझ गए? क्लियर है? तो मोहर भी होती थी इन लोगों की। श्रेणियां और भी कार्य करती थी, जैसे ये उस कस्बे में, नगर में, गांव में तालाब बना देती थी। तालाब बनाओ, पैसा उनके पास, तालाब बना देती, गांव में तालाब बन जाता था। कई इंडस्ट्री खड़ी कर देती थी, वहां व्यापार करते करते खुद के कस्बे बल जाते थे, इंडस्ट्री खड़ी हो जाती थी। मंदिर बना दिया करते थे। एक काम करते, भैया मैं भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, भैया मैं भगवान शिव की मूर्ति बनाकर एक विशाल मंदिर का निर्माण। पैसा आता था, राजा को टेंशन नहीं थी, इसलिए मंदिर गांव में बनते थे। अब तो ये कस्बे में बनने लगे। मतलब अब अगर हम देखेंगे तो शहरों में तब्दील हो गए सारे गांव, जो गांव थे वो कस्बों में तब्दील हो गए। तो छोटे छोटे गांव में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, कई मंदिर तो ऐसे होंगे जो गांव से दूर होंगे, अकेले होंगे, कोई बसाहट नहीं होगी वहां। ऐसे मंदिर इसलिए क्योंकि वो दूर थे, वहां आसपास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए लोग नहीं बसे। लेकिन कई मंदिर ऐसे थे कि लोग आसपास बस गए। समझ गए? तो एक मंदिर भी कारण होता था किसी नगर को बसाने का, क्योंकि लोग आएंगे, पूजा करेंगे तो अगरबत्ती और प्रसाद खरीदेंगे, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी लोगों की। ठीक है? तो मंदिर बनाते थे, गेस्ट हाउस बनाते थे, आओ रुको, घूमो फिरो, जाओ, लॉज टाइप का। इनके मीटिंग हाउस यानी कि एक प्रकार का जो है सभा गृह भी होता था, उसका भी निर्माण कराते थे। यानी देखा जाए तो ये कई प्रकार के कार्य किया करते थे। क्लियर है? सिक्कों की बात करते हैं हम लोग। गुप्त कालों में सिक्के जो चलाए गए, वो सिक्के सोने के भी चलाए गए, चांदी के भी चलाए गए, तांबे के भी चलाए गए। कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कोई दिक्कत? वो चला रहे, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो कुषाणों ने सबसे ज्यादा क्या चलाए? लेकिन सबसे अधिक
सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए, लेकिन पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? पहली बार गुप्त सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। इजी क्वेश्चन है, याद रखना, अगली बार गलत मत करना, वरना आईने में अपना चेहरा मत देख लेना। क्लियर है? समझ गए? गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। खरीद बिक्री के लिए किसका प्रयोग? कौड़ी। पढ़ चुके हम लोग, कौड़ी का प्रयोग होने लगा था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम या सर्वोत्तम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक प्रॉपर तरीके से सिक्के जारी किए थे। ट्रेड की अगर हम बात करते हैं गुप्त काल में, तो व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं, तो व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कुषाणों के काल की तुलना में हमें इसमें डाउनफॉल दिखाई देता है। गुप्त काल में हमें क्या दिखाई देता है? डाउनफॉल दिखाई देता है। किसके मुकाबले? कुषाणों के मुकाबले। किसके मुकाबले दिखाई देता है? कुषाणों के। इसका मुख्य कारण था रोमन साम्राज्य का पतन हो जाना। किस? रोमन साम्राज्य का पतन हो जाना। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, इसलिए चाइना से भारत होते हुए जो व्यापार हम रोम के साथ करते थे, उसमें हम मीडिएटर की भूमिका निभाते थे। लेकिन जब हुणों ने अटैक किया और हुण अटैक में भारत में गुप्त एम्पायर का पतन हो गया, दूसरी तरफ यूनान में रोमन एम्पायर का पतन हो गया, और अब ये रेशम मार्ग नष्ट होने लगा, ब्लॉक होने लगा, और हमारा व्यापार रुक गया रोम से। इसलिए व्यापार कमजोर पड़ गया। किसके मुकाबले? कुषाणों के मुकाबले। समझ में आई बात? यही इस समय भारत में यहां से हुण आक्रमणकारी आए और हुण आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किया। यहां पर कौन सा वंश था? गुप्त वंश को बार बार आक्रमण किया और गुप्त एम्पायर कमजोर हो गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गुप्त शासक रोक नहीं पाए। हुणों की एक शाखा यूरोप की ओर बढ़ी, और यूरोप में जब यहां पर रोमन एम्पायर था, तो हुणों ने रोमन्स पर भी आक्रमण किए और रोमन भी कमजोर पड़ गए। क्लियर है? अब ये कमजोर पड़ गए, तो कमजोर पड़ने का कारण ये हुआ कि जो सिल्क रोड चाइना से होता हुआ भारत होता हुआ रोम जाता था, वो ब्लॉक हो गया। क्या रास्ता? ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो रोमन लोगों ने दूसरी चीज क्या करी? चीनी लोगों से रेशम बनाने की कला सीख ली। क्या सीख ली? रेशम बनाने की कला सीख ली। साथ ही फारस वासियों के द्वारा, फारस में रहने वाले यहां के लोगों के द्वारा रेशम व्यापार पर भी एकाधिकार कर लिया गया। फारस के लोग यानी कि मिडिल एशिया के लोगों ने इसको कंट्रोल में ले लिया। रोमन एम्पायर हुणों से लड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन वो अभी भी टिका हुआ है। ठीक, लेकिन रोम से भारत का व्यापार बंद हो गया है। फारस वासियों ने जो रेशम मार्ग पर जो व्यापार था उस पर अधिकार कर लिया। हम रेशम का व्यापार करते थे और रेशम के बने हुए भारत के कपड़ों की डिमांड रोम में इतनी ज्यादा थी कि महिलाएं अपना सोना उतार के हमारा भारतीय रेशम पहन लिया करती थी।
और वो सारा सोना हमारे व्यापारियों के हाथ में आ जाता था और वो सारे व्यापारी हमारे भारत में आके वो सोना दे देते थे। इस समय यूरोप के कई इतिहासकार, खुद प्लेनी भी कहता है कि भारत में सोना नदियों की तरह बहता हुआ यूरोप से भारत की ओर जा रहा है। मैं सिर्फ इस नदी में बहते हुए सोने को देख सकता हूं, चांदी को देख सकता हूं, पर मैं इसे रोक नहीं सकता। इतना सोना चांदी भारत की ओर बह रहा है। ठीक। रोमन महिलाओं ने अपने आभूषणों को त्याग कर भारतीय कपड़ों को पहन लिया। अब इन्हें कौन समझाए कि रेशम और सोने में अंतर है, लेकिन हमारा रेशम सोने पर भारी था। क्लियर है? तो एकाधिकार स्थापित करने की वजह से भारत जो है, इसमें व्यापार में जो उसकी मध्यस्थता की भूमिका थी वो समाप्त हो गई। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ने लगा और भारत अब रोम के साथ व्यापार ना करते हुए हम चाइना से व्यापार करने लगे। मत करो हमसे रोम लोग, हम चाइना से कर लेंगे। भारतीयों के पास कमी नहीं है कुछ भी। चाइना नाटक करेगा तो साउथ एशियन कंट्री से करने लगेंगे हम लोग। हमारे पास खुला द्वार है, सब कुछ हम सबसे कर सकते हैं। ठीक। तो हम चाइना के साथ व्यापार करने लगे, लेकिन यहां पर व्यापार सिर्फ वस्तुओं के अदला बदली तक सीमित था, क्योंकि चाइना वाले भी रेशम बनाना जानते थे। तो हम अपना रेशम ले जाए, चांदी है यार सेम टू सेम है रे, क्यों खरीदेंगे वो? तो चाइना के बोलो ही दे देगा कुछ और हम हाथ जोड़ के दे देंगे कुछ, यानी वस्तुओं को देंगे। कपड़े की तो बात ही खत्म हो गई। अब तो वस्तुओं की अदला बदली तक सीमित था। ईसा की 3rd सेंचुरी तक आते आते हुण आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य को भी नस्ते नाबूद कर दिया। उसका भी पतन हो गया बेचारे गरीब का। ठीक है। तो भारत ने भी कसर नहीं छोड़ी, साउथ ईस्ट कंट्री के साथ व्यापार करने लगे हम। किसके साथ व्यापार करने लगे? साउथ ईस्ट कंट्री के साथ। और इस तरह देखा जाए तो आरंभिक तौर पे हमारे सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी से होते हुए चाइना और साउथ ईस्ट कंट्री तक पहुंच गए। हमारा धर्म भी वहां पहुंच गया और वहां के लोग भी हमारे भागवत धर्म और वैष्णव धर्म और शैव धर्म का पालन करने लगे, इसलिए वहां भी हमारे मंदिर पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा भी समुद्री व्यापार और अधिक सुगम हो गया, क्योंकि मानसून की खोज 1st सेंचुरी में एक व्यक्ति हिप्पोलस ने कर दी और इस तरह हिप्पोलस ने मानसून की खोज कर मारी, जिससे पता चल गया कि इस महीने भारत के साथ व्यापार नहीं करना, पानी गिरता है, जहाज डूब जाएंगे। तो जब ये महीना गुजर जाए तब भारत के साथ व्यापार करना। तो हमें अपने मानसून का पता चल गया और हम फिर अपना व्यापार अपने तरीके से करने लगे। क्लियर है? गुप्त काल की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में ग्राम लगभग आत्मनिर्भर हो गए। ये खुद इंडिपेंडेंट हो गए, नगरों की इनको आवश्यकता नहीं रही, खुद ही अपनी वस्तुएं बनाते, खुद ही अपनी वस्तुओं को बनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते। बयान खुद लिखता है, साधारण जनता जो थी वो रोज वस्तुओं की अदला बदली करती थी और इसके लिए वो किसका प्रयोग करती थी? कौड़ियों का प्रयोग करती थी। इस समय वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। चीन से रेशम को हम भारत में लाते थे, जिसको क्या कहा जाता था? चिनांशुक। क्या कहा जाता था? ये एक रेशम का प्रकार था। इथोपिया से हम हाथी दांत ले आते थे, क्योंकि भारतीय हमारे कंगन पहना करते थे और हाथी दांत के बने हुए कंगन मालाएं अच्छी होती थी। ईरान बैक्टिया से घोड़े आते थे, टुकड़ुक 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 करते हुए, क्योंकि यहाँ के घोड़े मजबूत होते थे। ईरानी घोड़े लंबे चौड़े होते थे और युद्ध में ज्यादा दूरी का तय कर सकते थे। लड़ाई में भी आधे घोड़े ही मार डालते थे कुचल कुचल के। ठीक है। तो घोड़ों का आयात भी हम कर लेते थे। इस समय वस्तुओं में हम कपड़े और सिर्फ मसाले ही भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। मसाला हमारे पास भरपूर था, यही मसाले ने हमारे को गुलामी बनाया। मसाला नहीं होता तो हम गुलाम नहीं हो पाते। अंग्रेज आ गए सूंघ सूंघ के चले गए हमें गुलाम, ना वो सूंघते हमारा मसाला ना हम गुलाम बनते।
समझिए बात को। ठीक है, तो गुप्तकालीन धर्म, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल लास्ट में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, बड़ा एम्पायर है, जल्दी खत्म नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, पकड़ में आना जरूरी है ना। एक दिन का काम नहीं है, लोग एक एक दिन में खत्म कर देते हैं, एक दिन में खत्म होने वाला टॉपिक ये नहीं है। क्लियर है? बाकी चीज हम लोग कल करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।